बताना क्या चल रहा है इसमें कल। टाइटल लगाइए गोताखोर। क्या है गोताखोर तथा मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र। टाइटल का नाम बताइए क्या है। गोताखोर तथा मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र। ये किस पे डिपेंडेबल है। जो हेडिंग हमें पढ़नी है ये किस पे डिपेंड है ये बताओ। TIR पे। किस पे डिपेंड है। TIR पे। क्यों? क्योंकि जो गोताखोर होगा या मछली होगी वो किसमें होगी, पानी में। किसमें होगी? अच्छा, तो पानी में होगी तो बाहर क्या होगी, वायु। तो पानी के अंदर मछली जो है सघन माध्यम में है, और जो बाहर क्या है, वायु। तो जो वस्तु है वो कहां पर है, सघन माध्यम में। प्रकाश का कहा जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो चेक करिए ये हेडिंग क्या है, गोताखोर तथा मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र। किस पे डिपेंड है ये। कुल मिला के हमें इस हेडिंग में यह समझना है कि मछली को जो बाहर की दुनिया दिखती है वो कैसी दिखती है, या कोई जो गोताखोर होता है उसको जो बाहर की दुनिया दिखती है वो कैसी दिखती है। क्लियर। अच्छा, पानी का जो क्रांतिक कोण है वो कितना होता है, बोलिए। जल का क्रांतिक कोण कितना होता है, 49 डिग्री। कितना होता है, 49 डिग्री। तो यही कंडीशन बताएगा कि मछली को कितने डिग्री दिखाई देता है और कैसा दिखाई देता है। तो यहां पर बोर्ड पे देखिए, पहले डायग्राम बना लेते हैं ना। सपोज दैट ऊपर ये क्या है, वायु। तो वायु का अपतना कितना है, 1, बोलिए। और नीचे क्या है, जल। और मैं प्रॉपर नाम लेके भी पूछ सकता हूं। क्लियर। तो अब यहां पर चेक करो, नीचे मछली बना लो या गोताखोर बनाओ। तो ये मैंने क्या बना ली यहां पर, बोलो, मछली। क्लियर। अब मछली को दिखाई कैसे दे रहा है वो देखो। तो जो मछली है यहां से पानी की सतह से H गहराई पर है। क्या है बेटा, पानी की सतह से H गहराई पर। तो इस बिंदु को नाम दे दीजिए आप P। क्या नाम दे दिया आपने, P। अब यहां से चेक करो, प्रकाश किरण इस पानी की सतह पर आपतित होगी। कितने डिग्री पर, 49 डिग्री पर। कितने डिग्री पर आपतित होगी। अच्छा, ये 49 डिग्री पर ही आपतित क्यों करवा ली, क्योंकि पानी का क्रांतिक कोण कितना है, 49 डिग्री। तो मछली एक आंख से 49 डिग्री इधर देखेगी और 49 डिग्री इधर देखेगी। अच्छा, क्वेश्चन ये बना के सर जी अभी मछली 49 डिग्री इधर देख रही है और 49 डिग्री इधर देख रही है, तो क्या ये 49 डिग्री से ज्यादा नहीं देख पाएगी, 50 डिग्री देख ले, 51 डिग्री देख ले। कुल मिला के मछली की एग्जाम्पल है, गोताखोर के लिए भी यही काम करेगा। चाहे मछली समझ लीजिए चाहे क्या समझ लीजिए आप, गोताखोर। तो चेक करो यहां पर इसने इधर कितना देखा, 49 डिग्री, इधर कितना देखा। अच्छा, 49 डिग्री तक ही क्यों दिख रहा है इसको, क्योंकि पानी का क्रांतिक कोण कितना है। और क्रांतिक कोण क्या कहता है कि क्रांतिक कोण ये जब बना होगा जब वायु में अपवर्तन कोण 90 हो गया होगा, हाँ या ना। और अगर अब आपने इसका वैल्यू बढ़ाया 49 डिग्री से ज्यादा, तो 49 डिग्री पर ही तो क्रांतिक कोण है। और जैसे 51 डिग्री हुआ या 52 डिग्री हुआ या 53 डिग्री हुआ, तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपतन कोण। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कैसा हो जाएगा। तो चेक करिए, प्रकाश कण जाता रही है जल से वायु में सघन माध्यम से, तो जैसे ही
क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या आ जाएगी। तो अगर मछली अगर 49 डिग्री के अलावा 50 डिग्री भी देखना चाहेगी तो प्रकाश किरण पानी में क्या आ जाएगी वापस। सपोज दैट उसने इतना देखना चाहा, ऐसे करके इधर बोलो, तो यहां पर ये एंगल कितना हो गया 49 डिग्री से ज्यादा हो गया, और 49 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया आपतन कोण। तो प्रकाश का क्या करेगी उसी माध्यम में, तो ये वाला उसका जो पोर्शन होगा 49 डिग्री के बाद का वो दर्पण की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, और ऐसा ही से इधर काम करेगा, हाँ या ना। तो इतना समझ में आया कि 49 डिग्री क्या देख पाएगी, बोलो। तो 49 डिग्री तो इधर देख लिया और 49 डिग्री। अच्छा बताओ 49 डिग्री क्यों देख पाया, क्योंकि जल का क्रांतिक कोण कितना है 49 डिग्री, और फिक्स है, कैसा है, नेचुरल है। क्लियर। तो चेक करो 49 डिग्री इधर देख लिया, अब 49 डिग्री ज्यादा देखा तो क्या हुआ फिर, बोलो। हुआ ये कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया और प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ गई। तो 49 डिग्री से बाद का जो हिस्सा है पानी की सतह का वो दर्पण की तरह काम करने लग गया, इसकी तरह, ऐसा ही से इधर इसने किया। अब यहां पर चेक करो, इसको मान लीजिए आप कोई बिंदु ओ, क्या मान लिया ओ, इसको क्या माना हुआ है आपने बिंदु पी, तो इसको मानिए ए और इसको क्या मान लीजिए बी। तो जो मछली है वो ऐसे करके देखती है, देखो 49 डिग्री इधर देखा 49 डिग्री, और टोटल कितना दिखाई दिया मछली को 98 डिग्री। तो या वो गोताखोर हो या मछली हो, उसको पानी से बाहर की दुनिया जो होती है वो शंक्वाकार दिखाई देती है, कहीं दिखाई देती है शंक्वाकार। अब शंक्वाकार का मतलब जैसे बर्थडे वाली टोपी जो होती है, ऐसे करके देखिए या नहीं देखी, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलिए। तो ऐसे इसमें क्या कर देना, उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा। तो अब क्या लिखोगे फिर बताओ, कि गोताखोर हो या क्या हो मछली, उसको बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, लिखो। गोताखोर तथा मछली को बाहरी दुनिया शंक्वाकार दिखाई देती है, कहीं दिखाई देती है शंक्वाकार। अच्छा, उसको शंक्वाकार जो दुनिया दिखाई दे रही है उसका एरिया कितना है, लिख गया। तो चेक करना, दो ये सर्किल बना हुआ है ऊपर, लुक एट द बोर्ड, सर्किल दिख रहा है, शंक्वाकार के ऊपर क्या होता है सर्किल। तो सर्किल देखो ओ से लेकर बी तक की दूरी क्या हो जाएगी आर, हाँ या ना, और ओ से लेकर ए तक की दूरी, और ओ से लेकर पी तक की दूरी मैंने क्या बताई थी एच। ये पानी की सतह से गहराई होगी एच, और ये ऊपर क्या बना सर्किल, तो ये क्या हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। अब यहां पर आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मछली को बाहर का एरिया दिख रहा है वो कितना एरिया दिख रहा है, क्षेत्र। तो चेक करना ऊपर क्या होना है सर्किल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये आर पाई आर स्क्वायर, तो मछली को कितना एरिया दिखेगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो अब यहां से आप जो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वो यहां से आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करना है आर का वैल्यू फाइंड। तो डायग्राम बनेगा, इस पे डायग्राम बनाइए, और डायग्राम प्रॉपर तरीके से वैसे ही बनना चाहिए जैसे बोर्ड पे बना हुआ है, अपना इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये भी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि मछली को बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। कोई इंसान पानी के अंदर आंख खोल के देखेगा तो उसको बाहरी दुनिया कैसी दिखाई देगी। तो उसी टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि गोताखोर तथा मछली की आंख का विजुअल एरिया या दृष्टि क्षेत्र। और जो मछली या गोताखोर को बाहर की दुनिया दिखाई देती है वो डिपेंड किस पे करती है, हमारे जल के क्रांतिक कोण पर।
बोर्ड को देखिए। और हमें क्या याद करना है, एरिया ए का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अगर हमारे पास ए बराबर पाई आर स्क्वायर है तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमें पता पड़ जाएगा कि इसको कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का या मीटर स्क्वायर का एरिया दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखो पाई का वैल्यू तो फिक्स होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। अच्छा यहाँ पर वैल्यू फाइंड किसका करना है हमें, तो आर का वैल्यू फाइंड करना है इसका। क्लियर। आर का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा तो हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा और यही हमें दृष्टि क्षेत्र ज्ञात करना है। बोलिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले कैलकुलेटर लगाओ। क्या लगाएंगे आप, कैलकुलेट। अच्छा कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, गणना। कैलकुलेट का मतलब क्या है, गणना। तो सबसे पहले लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज। अच्छा इसमें चेक करिए, आपको त्रिभुज कहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, ए ओ पी पहला, दूसरा बी ओ पी। देखो इसका भी एच सेम है, एओपी और बीओपी में वजह कौन सेम है, एच ओ पी और ओ ए और ओ बी। बोलिए। तो अब यहां पर चेक करिए समकोण त्रिभुज ए ओ पी में आप दोनों त्रिभुज सेम है तो आप बीओपी भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं, मैंने क्या लिया हुआ है, एओपी। तो यहां पर लिया जाएगा साइन 49 डिग्री बराबर, क्या लिया जाएगा, साइन। अच्छा साइन चेक करो, लाल बट्टे कक्का में क्या आता है, चेक करिए लाल बट्टे कक्का। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन में क्या है, लंबे बट्टे कड़, हाँ या ना। तो यहां पर चेक करिए त्रिभुज ए ओ पी में लंब कौन सा है, थीटा। 49 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो एंगल के सामने क्या होता है, लंब। कैसा भी त्रिभुज हो, थीटा के सामने क्या मिलेगा आपको, तो लंब क्या हो जाएगा, ओ ए। क्या हो जाएगा, ओ ए। आओ कर्ड, तो लंब के सामने क्या होता है, तो थीटा के सामने लंब, लंब के सामने और कर्ड के सामने आधार। बोलिए। तो कर्ड क्या हमारा, एपी। क्या है, एपी। अब यहां चेक करिए, आपको पता है चूंकि ओ ए बराबर कितना है, आर। अच्छा क्या आपके पास एपी का वैल्यू है, तो आपको यहां से एपी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो एपी का वैल्यू रफली कहीं भी फाइंड करेंगे, मैं आपको बोर्ड पे निकाल के दिखा देता हूं, बाद में रख कर दूंगा। देखिए तो यह लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज एओपी में, लुक एट द बोर्ड। यहां पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या लगेगा, पाइथागोरस की। अच्छा पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, बोलिए, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा बेटा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एओपी में कर्ड, लंब और आधार पहचानना कौन कौन से है, चेक करिए। कर्ड एपी, तो एपी का स्क्वायर बोलो बराबर लंब क्या है, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस, अब बचा वो क्या हो जाएगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ओपी। तो हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, आया ना। तो एपी स्क्वायर बराबर ओ ए का वैल्यू या साइड में लिख दीजिए, ओ ए बराबर हमारे पास कितना है, आर, और ओपी बराबर हमारे पास कितना है, एच। तो एपी स्क्वायर बराबर ओ ए का वैल्यू, तो आर उस पर क्या लगा था, स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ओपी का वैल्यू एच, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। प्लस में है तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, तो हो जाएगा एपी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, अब यहां से स्क्वायर हटेगा, बराबर क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो एपी इक्वल टू रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर ये चेक करिए, मेरे पास जो एपी का वैल्यू आया वो कितना आया है। जो एपी का वैल्यू मुझे चाहिए था इसमें रखने के लिए, मैंने यहां से निकाला, तो कितना आया है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको दोबारा समझ लें कि जो मैंने यहां पर लगाया वो एपी का वैल्यू मैंने निकाला कैसे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज एपी में साइन 49 डिग्री बराबर, अच्छा 49 डिग्री लेना चाहो आईसी लिख लेना डायरेक्ट। क्या लिख लेना है, आईसी, क्योंकि आईसी बराबर भी 49 डिग्री होता है। तो साइन आईसी बराबर बोलो ओ अपॉन एपी, क्यों लंब बटे गौर, तो ओ अपॉन ओ का वैल्यू मुझे डायग्राम में दिया गया था और एपी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिया, त्रिभुज एओपी में क्या लगा दिया, पाइथागोरस की प्रमेय क्या लगा दी। अच्छा, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पर पहचानिए कर्ड आधार लंब क्या क्या है। तो कर्ड क्या है आपका, अच्छा पहचानते कैसे हैं कि थीटा के सामने लंब होता है, लंब के सामने कर्ड होता है, कर्ड के सामने आधार। तो कर्ड क्या हो गया आपका एपी, स्क्वायर लगाता है स्क्वायर बराबर लंब, तो ओए का स्क्वायर प्लस आधार, तो ओपी का स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास ओ ए और ओपी दोनों के वैल्यू है, यहां पुट कर दीजिए। तो एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एपी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने लिख दिया सीधा करके, क्योंकि पॉजिटिव है तो स्क्वायर हटाओ और स्क्वायर बराबर क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, तो एपी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस, तो ये पहले आप कहीं रफली लिख लीजिए इसको, जल्दी करें, लिख गया, आगे देख, डॉक्टर बन जाया करो। बाकी का नोट्स बनाओ तो फिर अपना कलर डाल के कैसे भी बनाइए, रफ तो ऐसी होनी चाहिए कि हम जाने कि हमारी रफ जाने क्या लिखा है। क्लियर। ट्वेल्थ क्लास के बच्चे रफ जब रिवीजन करते हैं, चाहे मैथ का रिवीजन करें, चाहे फिजिक्स का रिवीजन करें, चाहे केमिस्ट्री का रिवीजन करें, तो वो ऐसे करते हैं कि रफों के पेज ऐसे चलते हैं पानी की तरह, और घर में जितने भी जगह होती है रखने के लिए उनको फिल कर देते हैं रफों से बरोबर के। लिख गया, उसको रफ कर दो, दोबारा समझाना है, क्या मैं कथुना अभी समकोण त्रिभुज लगाना एओपी में पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर हमारा कर्ड क्या है, बराबर लंब क्या है प्लस स्क्वायर लगाते जाओ, ओ एपी के वैल्यू दिए, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर क्रॉस करेगा स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको रफ कर दीजिए, एपी का वैल्यू यहां पुट करेंगे। बोलो समझ में आ गया। मेरे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है कि मैं ऐसे आपके सर पे रखूं कि हाँ 80% समझ में आया है। क्लियर। आप जब तक हाँ या ना नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, उसी हिसाब से फिर मैं क्लास को लेके चलूंगा। क्लियर। तो जब भी समझ में आ जाया करे तो बोल दिया करो कि हाँ आ गया, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। और सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो ये झिझक हटा लो अपने अंदर से, क्योंकि जब तक आप कुछ चीजें करोगे, जब तक कोई चीज आपसे बिगड़ेगी फिर सही होगी तो आप कुछ सीखोगे। तो इस चीज को याद रखिए, कुछ ना कुछ करोगे गलतियां होंगी, न्यूटन से बहुत सी गलतियां हुई हैं, जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सही कैसे कर लोगे। क्लियर। क्या लिखा है बताओ, साइन आईसी बराबर ओ अपॉन, तो ओ ए का वैल्यू और एपी का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, लिखिए, तो हो जाएगा साइन आईसी बराबर रखो वैल्यू आर अपॉन
रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा बेटा आपको एक बात और पता है कि आईसी बराबर कितना है? 49 डिग्री। बोलिए। तो यहां पर चेक करो। अच्छा बाद में रख लेंगे आईसी बराबर 49 डिग्री को। अब सबसे पहले यहां पर करो। आपको पता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता था? म्यू बराबर 1/sin आईसी। ये क्या है? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में ये प्रोसेस अलग है इतना। तो म्यू बराबर क्या आ गया? अब 1/। अब यहां से साइन आईसी का जो वैल्यू है इसको उठा के इसमें रख दो। तो हो जाएगा म्यू बराबर 1/। देखिए r/। रूट में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कहा जाएगा ऊपर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, है या ना? तो यहां से क्या करना है आपको? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। क्या कर देना है? तो यहां लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखा जाएगा? जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करोगे तो एलएचएस का वर्ग होगा और आरएचएस का वर्ग करिए। तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर बराबर इसका लगाइए स्क्वायर। तो रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना? अब यहां से म्यू स्क्वायर बराबर, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना? अब यहां से चेक करो। अगर मुझे यहां से आर का वैल्यू मिलता है तो आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर को यहां रखूंगा और म्यू स्क्वायर को। तो ऐसा लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, हाँ या ना? बोलिए। अच्छा पहले अगर भाग देंगे तो, हाँ या ना? यहां से इसको आर स्क्वायर को अलग करके भाग दे लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बस इजी होनी चाहिए। देखो म्यू स्क्वायर बराबर भाग देना तो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आया ना? प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर जाएगा तो क्या बचेगा? म्यू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक, आया ना? अब ये जो प्लस एक है मतलब किसका? प्लस का। इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखिए तो म्यू स्क्वायर -1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए था? बताओ इसमें आर का वैल्यू चाहिए था। जब आर का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां रखूंगा और म्यू स्क्वायर -1 का कहां रखूंगा? इसके अपॉन में। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। बोलिए। और मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र होता कितना है? यहां लिख देंगे मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र। थोड़ा गौर से देखना, बोर्ड छोटा है तो सही नहीं आ रहा होगा। वो क्या होगा? मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या आ गया? ए बराबर, और आर का वैल्यू ये रखा है, हाँ या ना? अगर मैं आर का वैल्यू इसमें उठा के रख दूंगा तो एरिया मिल जाएगा मुझे। बोलिए रख दो। तो हो जाएगा ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। तो याद रखना ए बराबर क्या आ जाएगा? पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस। तो मछली को या गोताखोर को बाहर की दुनिया का कितना एरिया दिखता है? ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। देखिए
अच्छा दोबारा समझा दूं एक बार, बोलो। अच्छा हेडिंग बताओ क्या है, उसके बाद आप लिख लेना, पहले समझ लीजिए सही से। देखो जब तक कोई चीज हमारे प्रॉपर दिमाग में घुस ना जाए, चाहे वो दो तीन तक उसको लिखना नहीं है, लिखना जब है कॉपी पर का हमें प्रॉपर समझ में आ जाए। क्लियर? तो बोर्ड को देखो क्या है, गोताखोर तथा, तो गोताखोर मछली को बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, शंकुआकार, बाहर की दुनिया का कितना एरिया दिखता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहां पर मैंने डायग्राम समझाया, डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम में क्या था बताओ, कि मछली को 49 डिग्री इधर दिखेगा, 49 डिग्री, क्या 50 डिग्री देख पाएगी? क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि पानी का क्रांतिक कोण कितना है, 49 डिग्री। अगर वो 49 डिग्री से ज्यादा देखना चाहेगी तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा और प्रकाश किरण सगर माध्यम से गण माध्यम में जा रही है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएगी टी आई आर की। इस वजह से वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या आ जाएगी, वापस। और याद रखना कि हेडिंग किस पे डिपेंडेबल है, टी आई आर पर। क्लियर? उसके बाद यहां पर चेक करो, ओ से लेकर पी तक का वैल्यू, और ओ से लेकर ए तक का वैल्यू, और ओ से लेकर बी तक का वैल्यू। और अब यहां पर चेक करिए, मैंने क्या करना है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। तो जो मछली का आपका जो बाहरी का ये एरिया दिख रहा था, उसको कितना दिख रहा था, ट्रिपल, बोलो, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मुझे किसका वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, तो आर का निकाल लूंगा, राइट में आर स्क्वायर का निकाल लूंगा। कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना करके इजी वे में होनी चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है। तो मैंने यहां से किसका वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर का। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले समकोण त्रिभुज एओपी में क्या ले लिया, साइन आईसी बराबर ओ ए अपॉन, हाँ या ना। अच्छा अब क्वेश्चन ये भी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं सर जी, कि आपने यहां पर साइन आईसी क्या लिया, कॉस आईसी ले लेते, हाँ या ना, कॉट आईसी ले लेते। आपने साइन आईसी क्यों लिया, साइन आईसी मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक दोनों है। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध जो होता है वो म्यू बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन आईसी। तो यहां पर क्या होता है, ये साइन आईसी, तो मैंने इसलिए यहां पर क्या लिया, साइन आईसी। तो साइन आईसी बराबर क्या हो गया बताओ। अच्छा ए अपॉन ए भी कैसे, लाल बट्टे कक्का से, बोलो क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन आईसी बराबर ओ ए अपॉन ए बी। अच्छा ओ ए का वैल्यू और अच्छा एपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहां लगाना पाइथागोरस की प्रमेय। आपको यहां पर चेक करो, लंब दिया है, आधार दिया है, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एपी का वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू पुट करो। तो साइन आईसी बराबर आर अपॉन, तो अब यहां पर मुझे पता है ये वाली कंडीशन मैंने क्या लगाई हुई है, कि म्यू बराबर 1 अपॉन साइन आईसी। तो म्यू बराबर 1 अपॉन साइन आईसी, साइन आईसी का वैल्यू, इसको बनाना चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें, क्या बना लें, तो चेक करो साइन आईसी का वैल्यू यहां रख दो। तो क्या आ गया, म्यू बराबर से 1 अपॉन और साइन आईसी का वैल्यू आर अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पास वाला कहा जाता है, पास है, दूर वाला कहा जाएगा, दूर। तो क्या आ जाएगा, म्यू बराबर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट अपॉन आर। अब यहां से क्या कर देना है, कि दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, तो वर्ग करोगे तो एलएचएस का वर्ग क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर, और आरएचएस का वर्ग करोगे तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, म्यू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन। अब यहां से आर को अलग अलग बांट दो, क्या कर देना है, आर को अलग अलग कैसे बांटना है, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड को एक्स को देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ऐसे करें। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन प्लस आर स्क्वायर अपॉन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो, तो क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से एक किसका है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का अगला किसका हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर -1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर। अब यहां से मुझे वैल्यू सर की चाहिए किसका था, आर स्क्वायर का। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर को यहां रख दिया और बी स्क्वायर माइनस वन को यहां रख दिया। हाँ विशाल समझ में आ रहा है? तो चेक करिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। अब मुझे पता है कि मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना था, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या था, तो मैंने आर स्क्वायर का वैल्यू यहां रखा था, निकालने को मैं आर का वैल्यू भी निकाल सकता था, फिर मुझे वर्क करना पड़ता। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट आर स्क्वायर का वैल्यू रख दिया। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू रखो यहां से उठा के, ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। और यही क्या होता है, मछली की आंख का दृष्टि क्षेत्र या गोताखोर की आंख का। अब यहां से इसका न्यूमेरिकल करेंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल खुद से बनता है। क्लियर? कुल मिला के इतना याद रखो, इस फिजिक्स को अपने हिसाब से मजबूर कर दो कि हाँ अगर मेरे सामने डेरिवेशन लिख जाएगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, या न्यूमेरिकल लिख जाएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है वो सुनो। सबसे पहले हमें कोई चीज याद नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ऐसा नहीं देखो भूलने वाली कंडीशन सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, हम क्या भूलते नहीं है। लेकिन याद करने का तरीका होता है, सबसे पहले उसको आप रिटर्न कर लिया करो एक बार। क्या कर लिया, लिख लिया। लिखने के बाद फिर आप उसको ओरल पढ़ो कि मैंने ये खुद से लिखा था, ये ऐसे ऐसे है। फिर लिखना और पढ़ना दोनों ओरल हो गया, रिटर्न और ओरल करके कंडीशन दोनों होगी। उसके बाद क्या करना है, फिर उसको कॉपी हटा देनी है सामने से। फिर आपको कॉपी हटा दोगे तो क्या करना है, फिर मन में लाना है उसको कि हाँ ऐसे था, फिर 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 ऐसे था। वो पूरी डायरेक्शन मन में सॉल्व हो जाएगी। फिर आप उसको एक बार बैठना कि हाँ मुझे को अभी याद करना है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो चुका हो। याद हम डायरेक्ट याद करने लगते हैं नोट्स उठा के, वो तरीका ही नहीं है। तरीका तो ये कहता है कि सबसे पहले रिटर्न करो उसको, आपको चीजें याद नहीं हो रही है उन्हें। क्लियर? फिर उनको ओरल करिए, फिर उसको मनन करिए, तब ये 3 स्टेप करने के बाद तब आप आएंगे याद करने। रखो फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, उसको रिवाइज कर करके इतना पक्का कर लो कि बिल्कुल राडा प्रिपरेशन। लिख गया? इसका न्यूमेरिकल लिखिए। और जो चीज समझ में नहीं आ रही पहले समझने की कोशिश करो, 90% नहीं आ रही फिर उसको रटने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस आना है। पहले समझने की पूरी दम लगा दो समझने के लिए, 6-7 बार जितना समझना उतना समझो, फिर भी नहीं बनता है तो फिर वो ऐसा नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे साथ के समथिंग 80% लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको रख लेना है अपने पास, कैसे भी स्टोर करके रखो। क्लियर? पर सबसे पहले तो ये आपके अंदर झिझक है ना, डर है, इसको निकाल के फेंक दो बाहर कि अरे पेस का पेपर आएगा क्या होगा। फिजिक्स के पेपर में तो आपको परेशान होना ही नहीं है जब तक मैं यहां खड़ा हूं। फिजिक्स का लेके आपको टेंशन डिप्रेशन में आना ही नहीं है, आपको बस जो बताया जा रहा है वो करते जाना है। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका जो ऑफलाइन क्लासेस है वो अप्रोक्स 4 या 5 साल से चल रही है कंटिन्यू, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों को सबको पता है। क्लियर? इसका फॉर्मूला आया था ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन। अब इसी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर? न्यूमेरिकल लिखिए। पानी की सतह से 7 सेंटीमीटर गहराई पर स्थित मछली का दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट, ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा वो न्यूमेरिकल कर देगा।
क्लियर। और आप लोग तो मेरे टाइगर्स हो। कौन हो? टाइगर। पढ़ा दो न्यूमेरिकल को, तो उसमें कुछ नहीं। बड़े सवाल क्या है? उसने क्या बोला है? देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसमें ये चेक कर लीजिए कि आपको दिया क्या क्या गया है। लड़के, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपको उसमें गिवन क्या क्या, पड़ोस ने क्या बोला है सवाल में। पानी की सतह, लुक एट द बोर्ड। देखो पानी की सतह, जो डेरिवेशन कराई थी सेम उसी कंडीशन पे आएगा न्यूमेरिकल। पानी की सतह से 7 सेंटीमीटर गहराई पर स्थित मछली, तो कितनी गहराई पर है? 7 सेंटीमीटर, अर्थात ये किसका वैल्यू है? ओपी। कुछ याद आ रहा है? याद करो वो लम्हे, बोलो। तो अभी आपको पढ़ाया गया था ओपी बराबर क्या था? एच था। क्या था? तो एच का वैल्यू सर जी कितना दे दिया उसने? 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? फिर क्या कह रहा है? स्थित मछली को दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? पूछ रहा है ना, ए पूछ रहा है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? एरिया। तो एरिया आपको क्या करना है? बताना है, हाँ या ना। अब यहां पर उसने एक बात और बोली है, बोलो। जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किससे डिनोट होता है बेटा? म्यू से। तो म्यू बराबर कितना दे दिया? अब उसने पूछा क्या है? ए। देखो एच दिया है, म्यू दिया है, क्या पूछा है? और मेरे पास अभी आपने डेरिवेशन सॉल्व किया था ये वाला, तो एरिया का फॉर्मूला आया था पाई एच स्क्वायर इन अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या यही आया था? लगाओ। तो ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए बराबर पाई का वैल्यू कितना होता है दोनों? पाई बराबर 3.14 रखो, 3.14। एच का वैल्यू डायरेक्ट कर दूं, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन म्यू का वैल्यू 4/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना। अब इसे सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 3.14 इंटू 7 का इसका बताइए 49 अपॉन। पर एक बात और याद रहे, कि बराबर जो होता है वो लाइन के बराबर सामने होना चाहिए ना। 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस 1, इसका अपॉन 1 करके लासा लोगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ए बराबर 3.14 गुणा 49 अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन, बोलो। इसका अपॉन 1 करके लासा कितना आ गया? 9। अब 9 से 9 कितनी बार कटेगा? एक बार। तो 16 का 16। नया गाना सुना कोको कोला वाला जो भी आया है? तो माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, एक का भाग 9 देना कितना आएगा? 9। तो 16 माइनस 9, करिए सॉल्व। तो ए बराबर 3.14 गुणा 49 अपॉन 7/9, हाँ या ना। अब देखो 7 से ये कट जाएगा, काट सकते हैं, उड़ा दो 7 बार। तो ए बराबर 3.14 इंटू, लड़के बात मत करो, 9 का जाएगा ऊपर, तो 7 गुणा क्या हो जाएगा? 9। बोलो। तो ए बराबर 3.14 गुणा 63, 9 का मल्टीप्लाई 7 में करने पर क्या आता है? मल्टीप्लाई कर दो, 197 तो एरिया बराबर 197.82। और ये किसमें लिखा जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए।
क्या दोबारा समझा दिया था एक बार? मात्र 2 मिनट दीजिए आप, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। पढ़िए सवाल। तो बेटा उसने क्या बोला, पानी की सतह से 7 सेंटीमीटर गहराई पर लोकेट द बोर्ड। कॉपी मत चलाओ, पैर मत चलाओ, बंद करो कॉपी को, साइड में रखो, साइड में रखिए। जब न्यूमेरिकल समझाया जाए या कोई डेरिवेशन समझाया जाए तो कॉपी हाथ में नहीं होनी चाहिए, ना पेन होना चाहिए, सिर्फ फोकस कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे। साइड में रख दो इसको, बोर्ड पे देखो। उसने क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर गहराई पर, कहां से, जल की सतह से, तो एच का वैल्यू कितना। फिर उसने क्या बोला कि मछली बैठी है नीचे, बाहर की दुनिया कितनी दिख रही है, इसका मतलब उसको ये बाहर का एरिया कितना दिख रहा है, ये वाला दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। ये तो बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर गहराई पर स्थित मछली का दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, तो एरिया बताना है कितनी गहराई पर है वो, तो एच का वैल्यू और बताना क्या है, और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है। अच्छा मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर, बोलिए कितना होता है, ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो सब, जो वैल्यू दिया वो रख दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो, बाकी सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पाई का वैल्यू रखिए इंटू एच का वैल्यू अपॉन -1 स्क्वायर ओपन करिए, तो ए बराबर, अरे क्लास 12 के स्टूडेंट है, स्टूडियो करते जाओ, लाशा ले लो, हेलो। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर अपॉन 16 -9 बट्टे, सॉल्व करिए इसको, तो ए बराबर 7 से 49 काटो 7 बार, 9 का जाएगा ऊपर, तो ए बराबर 3.14 गुणा 7 गुणा 9, 9 7, तो ए बराबर इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ठीक है, बाकी कल पड़ता है। और ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और बस चैनल को सपोर्ट करिए। और एक और कंडीशन बता दूं आपको मैं, ये क्लासेस में आपके लिए प्रॉपर सिलेबस वाइज, जहां पे टॉपिक छोड़ा जाएगा वहीं से अगले दिन क्लास स्टार्ट की जाएगी, प्रॉपर लेक्चर पढ़ते रहेंगे।